आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिस्ट में जो टॉप रैंकिंग डिजीज़ है डायबिटीज़ उसके बारे में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सरिता, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और एज डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। अब ये टॉक होने जा रहा है दो डायबिटोलॉजिस्ट के बीच में। मैं डॉक्टर शेखर, मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं भी एज डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू समझते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ में अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई जा रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ है। हम डॉक्टर साहब से समझते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वैल्यूज़ पे हम बोलेंगे कि एक पर्सन जो है वो डायबिटीज़ के तरफ जा रहा है? सबसे पहले हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जो 10 से 12 घंटे के बाद जी। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपका 120 के ऊपर ज़्यादा है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाला वैल्यूज जो है उसे जी। पीपी बोलते हैं। तो ये अगर आपका 180 के ऊपर जा रहा है तो तब हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। जी। समझ सकते हैं। जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एक HbA1c वैल्यू जो आती है, जो एवरेज 3 मंथ्स का ग्लूकोज लेवल बताती है किसी भी पर्सन का, वो अगर 5.7 से 6.5 तक है तो हम उसे प्री डायबिटिक बोलते हैं, और अब 6.5 हम उसको फ्रैंक डायबिटिक बोलते हैं। जी। अब हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो ये प्रिवेलेंस, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में प्रिवेलेंस बोलते हैं, डिजीज बर्डन बोलते हैं, कि डिजीज का बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले ये बर्डन इतना नहीं था, अभी ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स ये बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया को हम ये बता सकते हैं, पहले इंडिया में पॉपुलेशन भी कम था और स्टार्वेशन की प्रॉब्लम की वजह से डायबिटीज नहीं होता था। अभी क्या हो गया है, तो इंडिया को बोला जाएगा डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया में इतना बर्डन बढ़ गया है। जी। तो डायबिटीज हर दो से 4 अडल्ट में एक डायबिटीज पेशेंट हम देख रहे हैं। जी, हम अपने रेगुलर प्रैक्टिस में भी नोट कर रहे हैं कि हमारे पास डायबिटीज के कई सारे केसेस बहुत बढ़ चढ़ के सामने आने लगे। अगर हम इनके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसा मैं समझता हूँ कि जेनेटिक्स का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक जेनेटिक्स लेके पैदा होते हैं, आपकी हेरिडिटरी में अगर फैमिली ट्री में डायबिटीज़ है तो वो आपको मिल रहा है। बट बाकी चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं, जैसे हमारा एनवायरनमेंट। तो हम अपने एनवायरनमेंट को तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में इतने स्ट्रेस इंड्यूसिंग चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों या हमारे आसपास की सिचुएशंस हो। जैसे पहले क्या होता था, पहले शरीर में जो कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, स्ट्रेस एक इंसान ले रहा है, वो किसी टाइगर को देख के या स्नेक को देख के स्ट्रेस ले रहा होता था। बट अब तो हमारे आसपास सारे टाइगर्स हैं, हर जगह ही टाइगर प्रेजेंट है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे वॉलेटाइल हो रहे हैं, हम अपना कूल लूज कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्ट्रेस के चलते हमें हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम सारे काउच पोटैटोज बन गए हैं। हम खाना पीना सब कुछ चाहते हैं बट वर्जिश नहीं करना चाहते, वर्कआउट नहीं करना चाहते। तो क्या हो रहा है कि इस तरीके की चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक, फास्ट फूड का इंटेक, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उससे क्या हो रहा है कि हम टुवर्ड्स डायबिटीज़ जो है बहुत ही स्पीड से मूव करते जा रहे हैं। मतलब हमारे जेनेटिक्स में हमारा एनवायरनमेंट और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक एड ऑन फैक्टर बन गया है, जो हमें डायबिटीज़ की तरफ पुश करता जा रहा है। जो एनवायरमेंटल पार्ट है, जो लाइफस्टाइल वाला पार्ट है, कि अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हीलिंग हेल्दी डाइट्स खाते हैं, तो हमारा जो डायबिटीज़ के तरफ मूव करने का जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो अब आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को एजुकेट करिए अबाउट द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है एक्चुअली। जी, तो डायबिटीज में कॉमनली हम 3 मेजर वेराइटीज बताते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। जी। ये छोड़ के और भी वेराइटीज हैं। तो जब भी हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, हमें मेन एक की रोल आता है इंसुलिन का। बिल्कुल। ये इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे शरीर में पैंक्रियास करके एक ग्लैंड है, वहाँ से बीटा सेल्स करके पर्टिकुलर सेल से पैंक्रियास के अंदर वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। जी। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें ये इंसुलिन प्रोडक्शन जो है कम हो जाता जाएगा। ये क्यों कम होता है? बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज जो है ये ऑटो इम्यून पैथोलॉजी से शुरू होता है। तो ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? हमारा शरीर के अगेंस्ट ही हमारा शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम ये बीटा 1 सेल्स को
अटैक कर लेता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये मैकेनिज्म टाइप 1 का है। ठीक है। फिर टाइप 2 जो होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और साथों साथ जो प्रोड्यूस हुआ इंसुलिन है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में काम कर लेता है। जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जब काम करते वक्त ना, जी, तो इसका रिसेप्टार्स होता है, इंसुलिन रिसेप्टार्स। जी, ये मेजरली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल, फैट सेल्स एंड लिवर। जी, ये तीनों जगह पे ये बता सकते हैं, हम एक इंसुलिन डोर्स भी बोल सकते हैं। जब ये डोर्स बंद हो जाता है तो इस स्टेज को हम बताते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। जी, ये डोर्स इसलिए बंद हो जाता है, वो जब ये खुलेगा नहीं तब इंसुलिन अंदर जाएगा, वहां पे जाएगा नहीं। इंसुलिन अंदर जाने, इंसुलिन क्या करता है, हमें ग्लूकोज को अंदर एलो कर देता है। जब इंसुलिन वहां पे बैठ के अपना काम नहीं कर पा रहे तो ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, जी, तो जो बचा हुआ ग्लूकोज ना खून के अंदर बढ़ जाएगा। जी, ये स्टेज को हम इंसुलिन रेसिस्टेंस बताते हैं। जी, जी, तो ये मेन मैकेनिज्म होता है टाइप 2 डायबिटीज में। जी। यही सबसे कॉमनेस्ट डायबिटीज होता है टाइप 2, मोर देन 90% जी, लोगों में यही वेराइटी होता है। जी, और जी, तीसरा वेराइटी है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये प्रेगनेंसी में शुरू होता है। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में जब डायग्नोस होता है ये जेस्टेशनल डायबिटीज बताते हैं। जी, तो ये मिड प्रेगनेंसी के बाद ये जी, डायग्नोस किया जाता मतलब सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर की Second, तरफ ज्यादा third। डायग्नोसिस मिलती है हमें। जी। ठीक है। जी। और ये भी, ये छोड़ के, ये 3 वेराइटीज छोड़ के और भी वेराइटीज हैं। ये लैडा बोलते हैं एक, LADA, और मोडी, MODY। जी, लैडा का मतलब ये है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन अडल्ट। जी, ये एक वेराइटी ऑफ टाइप 1 डायबिटीज ही हम समझ सकते हैं। जब टाइप 1 डायबिटीज बचपन में शुरू होना चाहिए, मगर ये वेराइटी ना थोड़ा लेट ऑनसेट होता है, जी, तो जैसे अडल्टहुड की तरफ जी, मतलब टाइप 1 अगर हमें थोड़ा लेट मिल रहा है लेट, तो हम उसको लाडा बोल रहे हैं। ज्यादा प्रोग्रेस होके, हाँ, ठीक लेट है, मिल रहा है। ठीक है। और मोडी जो होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ये वेराइटी टाइप 2 का ही एक मतलब एक जेनेटिक लेवल में म्यूटेशन के कारण अगर हो रहा है, टाइप 2 लेट ऑनसेट होता है, मगर मोडी जो होता है अर्ली ऑनसेट। जी, मतलब टाइप 2 ही अगर हमें 35-40 के बाद ना मिलके अगर हमें एडल्टहुड में मिल रहा है तो हम उसको मोडी बोल रहे हैं। मोडी, जी, बिल्कुल। तो ये सारे टाइप डायबिटीज का वेराइटीज। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने टाइप्स एंड मैकेनिज्म बताया, अभी जेस्टेशनल डायबिटीज में अगर मान लीजिए हमें क्या कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो कि सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डायबिटिक हो जा रही है, उसको ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए इस चीज़ को लेके? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो एक बार लाइफ टाइम में हो गया ना, उनको फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज आने का रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है, मतलब लाइफ लॉन्ग उनका डायबिटीज डिजीज बर्डन आ सकता है, उनको कैरी करना पड़ सकता है। एनुअल चेकअप्स कराना बहुत ज़रूरी है, क्लोज मॉनिटरिंग पे रहना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम ये समझते हैं कि ग्लूकोटॉक्सिसिटी क्या होती है। तो ग्लूकोटॉक्सिसिटी मतलब जहर। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जितना जरूरत है, जरूरत के हिसाब से जो भी अधिक से होगा वो जहरी हो जाएगा। जी। तो जब शरीर ब्लड में, स्पेशली ब्लड फ्लो में ग्लूकोज जितना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन को हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। कि क्या होता है, जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया है, ये ग्लूकोज जाके लिवर के अंदर तो स्टोरेज फॉर्म में हो जाएगा, और स्टोर होके ही वहां से ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में। जी। ये फैट तो फैटी एसिड्स जो होगा वो ब्लड फ्लो के अंदर फ्री फ्लो में जाके ब्लड वेजल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। जी। तो जहां जहां ब्लड वेजल्स में ये डिपॉजिट हो गया है, वहां वहां वो ऑर्गन को ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता जाए। तो अगर मान के चलिए, अगर हार्ट की ब्लड फ्लो को अगर ब्लॉक कर दिया, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को अगर ब्लॉक कर दिया, वहां पे स्ट्रोक आने का चांस है। किडनीज में तो किडनी फेलियर हो जाएगा। अगर लंग्स में ब्लॉक कर दिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। और लिवर में भी ब्लॉक हो गया है, वहां पे मतलब लिवर डैमेज हो जाएगा। हर ऑर्गन में इफेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये लीड हो जाएगा आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। जी। तो हम क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ग्लूकोटॉक्सिसिटी जो है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है, वो जो जहर बन के डिफरेंट ऑर्गन फेलियर में रिजल्ट कर रहा है, लिवर, किडनी, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, ये सारी चीजें कर रहा है।
क्या ये ड्यूरेशन के साथ प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल। तो जितना कम समय के लिए आपको ये ग्लूकोज टॉक्सिसिटी मेंटेन हो रहा है, उतना कम रिस्क है जी। तो जितना लंबा समय अगर आपको ये ग्लूकोटॉक्सिसिटी, जैसे अगर 400 के 500 के ऊपर वैल्यूज अगर लंबा समय आपको मेंटेन हो रहा है, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क बढ़ जाएगा और परमानेंट डैमेज की तरफ आपका जाएगा, परमानेंट डैमेज की तरफ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो हम रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी प्रिवेंट करते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी कम करते हैं, और साथ में परमानेंट ऑर्गन डैमेजेस जो हो रहे हैं उसको भी होने से रोकते हैं, वहां से भी रिवर्सल कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि कल रात को मैंने 2 रोटी खाई थी, 8-9 बजे खाई थी, मैं सुबह 9 बजे मैंने अपना ग्लूकोज चेक किया और मेरा ग्लूकोज 400 प्लस आ रहा था। तो ग्लूकोज तो बॉडी में बाहर से फूड के फॉर्म में ही जा रहा है, तो मेरा ये आया कहाँ से? ये एक्चुअली सब लोग यही समझते हैं, मैंने खाना नहीं खाया फिर भी मेरा शुगर 12 घंटे के फास्टिंग के बाद भी क्यों ज़्यादा हो रहा है। ये इसलिए होता है, हमारे शरीर में लिवर एक ऑर्गन होता है, वो लिवर का काम ये होता है बेसल ग्लूकोज प्रोडक्शन। बेसल ग्लूकोज प्रोडक्शन में क्या होता है, वो दिन में रात में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ब्लड फ्लो के अंदर रिलीज करता रहता है जी। तो ये इसलिए जरूरी होता है। हमारा शरीर के अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गया, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करने के लिए तो दे नीड एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिल रहा है? ये ग्लूकोज के फॉर्म में। ये ग्लूकोज अगर हमारा लिवर से अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर ये ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स। तो इसे बचाने के लिए हमें लिवर की वो रोल है, बेसल ग्लूकोज प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता है। इसीलिए आप नहीं भी खाएंगे ना फिर भी आपका शुगर लेवल्स मेंटेन होता है। बिल्कुल, मतलब बेसल ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस होता रहेगा चाहे आप वो नॉर्मल में आपको मेंटेन होना चाहिए, मगर शुगर पेशेंट्स में ना वो वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपका इंसुलिन वैल्यूज ना, बेसल इंसुलिन वैल्यूज बढ़ जाएगा टाइप 2 डायबिटीज में रेसिस्टेंस के वजह से। तो वो मैच करने के लिए आपका ग्लूकोज प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ जाता है जी। इसीलिए आपका फास्टिंग वैल्यूज ज्यादा आ जाता है जी। मतलब ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन तो प्रोड्यूस करना चाह रहा है पैनक्रियास, बट रेजिस्टेंस के चलते, क्योंकि डोर्स ही बंद है, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है इंसुलिन और ग्लूकोज के लिए, तो वो इंसुलिन के होते हुए भी, ग्लूकोज के होते हुए भी डोर ही क्लोज्ड है तो वो अंदर नहीं जा पा रहा है। जब वो डोर क्लोज है इसीलिए बॉडी ब्रेन से सिग्नल्स आएगा मोर इंसुलिन प्रोडक्शन। जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन जितना बढ़ता जाएगा वो मैच करने के लिए ग्लूकोज प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बिल्कुल, मतलब हमें हाई इंसुलिन लेवल्स भी मिल रहे हैं इनिशियली डायबिटिक फास्टिंग इंसुलिन जी, हमें इंसुलिन भी ज्यादा मिल रहा है, ग्लूकोज भी ज्यादा मिल रहा है, और धीरे धीरे फिर पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है कि भाई ये इंसुलिन तो मैं बनाता जा रहा हूँ लेकिन ग्लूकोज तो कम हो नहीं रहा बॉडी का। ठीक है, वो पिक्चर फिर फैटी पैंक्रियास की तरफ जाएगा। जी। पैंक्रियास के अंदर भी फैट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पैंक्रियास भी अपने फंक्शन, उसके जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम होते जाएगी धीरे धीरे जी। तो अभी हमने जैसे एक ओवरव्यू समझा डायबिटीज का, जिसमें हमने उसके टाइप्स के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करी और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करी। सो इसके कॉम्प्लिकेशंस, जैसा हमने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो इसमें जो, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन समझाता हूँ, जो महीन ब्लड वेसल्स हैं, जैसे हमारी आंखें इतनी छोटी हैं, उसके अंदर रेटिना और भी छोटा है, उसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स हैं वो बहुत महीन है, जो हमारे नर्व्स को सप्लाई करने वाली, किडनीज को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो फैट, जो एक्स्ट्रा फैट जमता जा रहा है और इन महीन वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है, तो पहले ये इनको थोड़े लेवल पे ब्लॉक करता है, फिर इनको ज़्यादा ब्लॉक करता है, तो डैमेज जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको ऐसे कह सकता हूँ कि अगर हम थोड़ी देर पैर मोड़ के बैठते हैं तो हमारे पैर में झंझनाहट आ जाती है, बट वो थोड़ी देर में चली भी जाती है। लेकिन एक डायबिटिक पर्सन के पैर में, हाथों में वो झंझनाहट हमेशा रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि उसके जो नर्व्स हैं, उसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक होते जा रही है और उसके नर्व्स डैमेज होते जा रही है। तो इस तरीके से ये चीज छोटे से स्टार्ट करके विकराल रूप ले लेती है। जैसे
अभी एम्प्यूटेशंस, बहुत सारे मेरे डायबिटिक पेशेंट्स में पैर काटना पड़ा है, हाथ की उंगलियां काटनी पड़ी हैं, जी तो वो एक छोटे फॉर्म से एक बहुत बड़े फॉर्म में चला जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो जी बदल जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या डॉक्टर साहब हम ऐसा कह सकते हैं अपने व्यूअर्स से, अपने ऑडियंस से, कि जितना अर्ली हम इस चीज को लेके जागरूक हो जाएं, जी जितना अर्ली हम इस चीज को पकड़ लें कि यस मुझे डायबिटीज है और उसका इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें, उतना हम इन कॉम्प्लिकेशंस से, ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस से, ऑर्गन डैमेजेस से हम बच जाते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। जी। तो जब डायबिटीज नया नया शुरू होता है तो शुरू में आपको कॉम्प्लिकेशंस तक तो नहीं जाएगा। नेचुरल प्रोसेस में डायबिटीज का स्टेजेस आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब ने। तो ये जितना ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा हमारा कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क उतना बढ़ जाता है। तो जैसे शुरुआत की 5 से 7 साल तक मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। जैसे 5 साल पार हो गया फिर एक ही कॉम्प्लिकेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, अगर किडनी डैमेज हो गया डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, अगर आंखों में प्रॉब्लम हो गया डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ना एक एक कॉम्प्लिकेशन का रिस्क परसेंटेज बढ़ता जाएगा। जी। जैसे अगर डायबिटीज का ड्यूरेशन 7 से 10 साल के बीच में है तो एक एक परसेंटेज लेवल बढ़ता जाएगा, और 10 साल के ऊपर हो गया है फिर और रिस्क बढ़ता जाएगा। जी। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो जैसा कि डॉक्टर सरिता ने हमें बताया है, एग्री किया है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम ये समझेंगे कि हम इसको लेके और ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली जागरूक कैसे हो सकते हैं। हम कैसे पता करें कि भाई हमारे बॉडी में ऐसे क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं या हमारे लैब वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं जो कि हमें डायबिटिक घोषित कर रहे हैं। तो आप सभी अपने HbA1c लेवल्स कराइए और देखिए कि कहीं आप 6, 6.5 के लेवल को पार तो नहीं कर रहे। अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड पोस्ट पेरेंडियल PP ब्लड ग्लूकोज, मतलब खाना खाने के बाद का ब्लड ग्लूकोज कराइए और देखिए कहीं फास्टिंग 120 को पार तो नहीं कर रहा, खाना खाने के बाद का ब्लड ग्लूकोज कहीं 180 को पार तो नहीं कर रहा। तो इन सारी चीज़ों से हमारे अंदर जागरूकता आएगी कि हम अभी प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं या किस स्टेटस में हैं। और आने वाले एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि और ऑब्जेक्टिवली और पॉइंट वाइज एकदम की पॉइंट्स के साथ हम कैसे ये जान सकते हैं कि हम अभी किस स्टेटस में हैं और हमें किस तरीके के इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। टिल देन, थैंक यू।